मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज के इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दिनेश की जिंदगी में इन दिनों जैसे अंधेरा ही अंधेरा भर गया था। जिस फैक्ट्री में वो बरसों से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था वो बंद हो चुकी थे। मालिक रातों रात शहर छोड़ गया, मशीनें बिक गईं, ताले लग गए और साथ में लग गया दिनेश के भविष्य पर भी एक ताला। घर में उसकी बीवी कमला थी, 2 छोटे बच्चे थे और जेब में बस चंद सिक्कों की खनक बाकी थी। राशन की दुकान वाला अब उधार देने से मना करने लगा था और मकान मालिक हर हफ्ते किराए की याद दिला जाता। बेरोजगारी एक ऐसी बीमारी है जो जिस्म को नहीं रूह को खोखला करती है। दिनेश रोज सुबह उठता, गांव की चौपाल पर जा बैठता, ना इसलिए कि वहां कुछ मिलता बल्कि इसलिए कि घर की खामोश दीवारें अब उसे काटने दौड़ती थी। कमला की आंखों में जो उम्मीद कभी हुआ करते थे वो अब धीरे धीरे सवालों में बदल रहे थे। आज कुछ मिला, ये सवाल हर शाम दिनेश के सीने में एक तीर की तरह उतरता। एक दोपहर जब सूरज सिर पर था और चौपाल की नीम की छांव में मक्खियां भिनभिना रहे थे, बगल के गांव से आए बिरजू काका दिनेश के पास आकर बैठ गए। बिरजू काका उम्र में दिनेश से बड़े थे, हमेशा एक अजीब सी मुस्कान लिए रहते, जैसे किसी राज को दबाए बैठे हों। क्या हाल है बेटा दिनेश? बिरजू काका ने पूछा। बस काका, जैसे तैसे कट रही है जिंदगी, दिनेश ने बुझे हुए स्वर में कहा। बिरजू काका थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, एक जगह काम है सिक्योरिटी गार्ड का, अच्छे पैसे मिलेंगे, अगर तू चाहे तो लगवा दूं। दिनेश की आंखों में जैसे बिजली कौंध गई। कहाँ काका, बताओ जल्दी। गांव का जो रेलवे स्टेशन है ना, वहीं स्टेशन मास्टर साहब को एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। बस उनके केबिन के सामने खड़े रहना है रात भर, इसके लिए वो अच्छे पैसे देंगे। दिनेश को ये बात कुछ अजीब लगी। मगर काका, स्टेशन पर भला कैसी पहरेदारी? ना कोई चोरी का डर, ना कुछ और, फिर इतने पैसे किस काम के? बिरजू काका की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, मगर उन्होंने बात घुमा दी। अरे जमाना खराब है भाई, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तू चलेगा तो साहब से मिलवा दूं। पैसों की तंगी एक ऐसी चीज है जो इंसान के अंदर के सारे सवाल दबा देती है। दिनेश ने ज्यादा कुरेदे बिना हामी भर दी। उसी शाम बिरजू काका उसे स्टेशन ले गए। गांव का रेलवे स्टेशन बहुत छोटा था, सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म पर एक पुराने लोहे का फुटओवर ब्रिज जिसकी सीढ़ियां जंग खाकर लाल हो चुकी थीं, और एक टिकट खिड़की जो अब शायद ही कभी खुलती रही होगी। ये कहानी काफ़ी पुरानी है, उस दौर की जब रात को ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकलते थे, इसलिए स्टेशन शाम ढलते ही सुनसान हो जाया करता। बिरजू काका दिनेश को लेकर सीधे स्टेशन मास्टर के केबिन में पहुंचे। स्टेशन मास्टर का नाम त्रिलोकनाथ था। जब दिनेश ने पहली बार उन्हें देखा तो सबसे पहले उसकी नज़र उनकी आंखों के नीचे पड़े काले घेरों पर गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से ठीक से सोए ना हो। चेहरे पर एक अजीब सी थकान थे, मगर उस थकान में एक खौफ भी छुपा था, जैसे कोई शख्स रात रात भर किसी अनजान डर से जूझता हो। त्रिलोकनाथ ने दिनेश को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर धीमी आवाज में बोले, काम आसान है, बस रात को यहाँ मौजूद रहना है, हिलना नहीं, कभी भी अकेले भटकना नहीं, जो भी दिखे जो भी सुनाई दे नज़रअंदाज करना है।
दिनेश को ये हिदायत अजीब लगी, मगर उसने सोचा शायद साहब का यही तरीका है काम समझाने का। तनख्वाह की बात हुई। इतनी रकम की दिनेश की आंखें फैल गई। इतने पैसे तो फैक्ट्री में भी नहीं मिलते थे। उसने बिना ज़्यादा सोचे हामी भर दी। घर लौटकर जब उसने कमला को ये बात बताई तो उसके चेहरे पर महीनों बाद मुस्कान लौटी। भगवान ने सुन ली हमारी, वो बुदबुदाई। उस रात कमला ने आटे में बचा हुआ घी डालकर रोटियां बनाई, जैसे किसी त्योहार का जश्न मना रही हो। शाम करीब 6 बजे दिनेश स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में गांव के 2-4 लोग मिले, जिन्होंने उसे स्टेशन की तरफ जाते देखकर अजीब निगाहों से देखा। एक बुजुर्ग औरत ने तो उसे रोककर पूछ भी लिया, बेटा रात को स्टेशन जा रहे हो, वहाँ क्या काम? जब दिनेश ने बताया कि नौकरी लगी तो उस औरत के चेहरे पर एक साया सा गुजर गया, मगर वो कुछ नहीं बोली, बस सिर हिलाकर आगे बढ़ गई। स्टेशन पहुंचकर दिनेश इधर उधर नजरें घुमाने लगा। प्लेटफॉर्म पर लगी बत्तियां मंद रोशनी में टिमटिमा रही थी। कुछ तो बुझ चुके थे। हवा में एक अजीब सी सीलन थी, जैसे बरसों से यहाँ धूप न पहुंची हो। वो सीधा स्टेशन मास्टर के कैबिन में गया। त्रिलोकनाथ अपनी कुर्सी पर बैठे थे। सामने एक पुरानी लालटेन जल रही थी। उन्होंने दिनेश को इशारे से बगल की कुर्सी खींचकर बैठने को कहा। दोनों के बीच में इधर उधर की बातें होने लगी। गांव के हालात, फसल, महंगाई। त्रिलोकनाथ की बातों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो हर 5 मिनट में दरवाजे की तरफ देख लेते हों। इसी बीच रात के 9:45 बज गए। स्टेशन अब पूरी तरह सुनसान हो चुका था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। बस उन दोनों के अलावा वहां मानो कोई सांस तलक नहीं ले रहा था। दिनेश से अब रहा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछ लिया, साहब मैं यहाँ क्यों हूँ? आपको मेरी क्या जरूरत? त्रिलोकनाथ का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। उन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी बाहर से एक आवाज आने लगी, बहुत धीमी, जैसे कोई बहुत दूर से गुनगुना रहा हो। एक औरत की आवाज, सुर में, मगर उस सुर में एक अजीब सी उदासी खुली हुई थी, जैसे कोई सदियों पुराना दर्द उस गीत में समाया हो। त्रिलोकनाथ की उंगलियां कांपने लगी। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, अब चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो, बस बैठे रहो, हिलना नहीं। दिनेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। खिड़की के बाहर दूर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर धुंधली रोशनी में उसे एक साया हिलता हुआ दिखा। लंबा घूंघट, सफेद साड़ी और चाल ऐसी जैसे पैर जमीन को छू ही ना रहे हों। वो कौन है साहब? दिनेश की आवाज कांप गई। त्रिलोकनाथ ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो कुछ याद नहीं करना चाहते हों। बस देखते रहो जब तक गीत बजता रहे। अंदर मत आने देना उसे, दरवाजे के पास रहो। रात के करीब 12 बजे तक वो गुनगुनाहट धीरे धीरे नजदीक आती गई, फिर अचानक थम गई। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि दिनेश को अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी। कुछ देर बाद त्रिलोकनाथ ने राहत की सांस ली। आज के लिए इतना ही काफी है, अब तुम जा सकते हो। दिनेश घर लौटा तो उसका पूरा बदन पसीने से तर था। हालांकि रात ठंडी थी। कमला ने पूछा तो उसने बस इतना कहा, बस थोड़ा अजीब जगह है, आदत हो जाएगी। मगर अंदर ही अंदर उसका दिल जानता था कि कुछ बहुत गलत है इस नौकरी में। अगली कई रातें ऐसी ही गुजरी। हर रात करीब 9:45 बजे वो गुनगुनाहट शुरू होती और हर रात त्रिलोकनाथ का चेहरा उसी खौफ से सफ़ेद पड़ जाता। दिनेश ने कई बार उस साए को देखा।
कभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ा, कभी फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर, जैसे किसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हो जो कभी आना नहीं है। एक दिन दिनेश की हिम्मत कुछ ज़्यादा बढ़ गई और उसने खिड़की से ज़रा और झांक कर देखने की कोशिश की। साया धीरे धीरे मुड़ा और दिनेश को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे घूंघट के नीचे से 2 आंखें सीधे उसकी तरफ देख रही हों, काली गहरी, जिनमें कोई पुतली नहीं थी, बस एक अंधेरा था जो जैसे उसकी रूह को खींच रहा हो। दिनेश ने फौरन नजरें झुका ली। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। त्रिलोकनाथ ने उसे देखा और गुस्से से नहीं बल्कि एक अजीब सी दहशत से कहा, मैंने कहा था ना, नजर मत मिलाना उससे, कभी नहीं। मगर साहब, आखिर ये है कौन और हर रात यहाँ क्यों आती है, और मुझे यहाँ बैठाने से क्या फायदा? त्रिलोकनाथ कुछ देर चुप रहे, फिर उठकर दरवाजा बंद किया, जैसे डर हो कि दीवारें भी सुन लेंगे। जब वो वक्त आएगा तो बता दूंगा, अभी बस इतना समझ लो कि जब तक कोई इस केबिन के बाहर मौजूद रहता है वो अंदर नहीं आती। दिनेश के मन में 1000 सवाल उठे, मगर पैसे की मजबूरी और त्रिलोकनाथ की आंखों में झलकता खौफ दोनों ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। घर पर कमला अब खुश थे। पहली तनख्वाह से उसे बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे थे, राशन की उधारी चुकाई और घर में महीनों बाद चूल्हे पर घी की खुशबू फैली। मगर दिनेश की आंखों के नीचे भी अब वैसे ही काले घेरे बनने लगे थे जैसे त्रिलोकनाथ के थे। नींद उससे रूठती जा रही थी। रात को सोता तो सपने में वही सफ़ेद साड़ी वाला साया, वही घूंघट के नीचे का अंधेरा दिखता। एक दिन गांव के बूढ़े बरगद के नीचे बैठे कुछ बुजुर्गों की बातचीत दिनेश के कानों में पड़ी। वो लोग किसी राधा का नाम ले रहे थे। दिनेश रुक गया। उत्सुकता ने उसके पैर जकड़ लिए। एक बुजुर्ग जिनका नाम शंभू चाचा था बोल रहे थे, अरे भाई, आज भी उस रात को याद करके रूह कांप जाती है। कैसे मासूम लड़की थी राधा, स्टेशन मास्टर की घरवाली, पेट से थी वो, 7वां महीना चल रहा था। दिनेश और नजदीक आ गया, दीवार की ओट में छिपकर सुनने लगा। त्रिलोक तब जवान था। शंभू चाचा आगे बोले, शहर से आया था स्टेशन मास्टर बनकर, राधा से ब्याह हुआ था बड़े प्यार से, मगर फिर शहर की एक औरत के चक्कर में पड़ गया वो। राधा को पता चल गया था सब। कहते हैं उस रात वो त्रिलोक को ढूंढते हुए स्टेशन आई थी। बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, मगर त्रिलोक ने उसे धक्का दे दिया और वो पटरी पर जा गिरी। ठीक उसी वक्त मालगाड़ी आ गई। एक और बुजुर्ग ने आह भरी। पुलिस को त्रिलोक ने बता दिया था कि राधा खुद कूद गई, दुखी होकर। किसी ने शक नहीं किया, क्योंकि उस जमाने में औरत की मौत पर कौन सवाल पूछता। मगर तभी से हर रात वो लौटती है अपने बच्चे को ढूंढने, अपने पति को सजा देने। दिनेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अब समझ आया कि त्रिलोकनाथ हर रात किसी न किसी गरीब मजदूर आदमी को क्यों बिठाता है अपने केबिन के बाहर, ताकि राधा की रूह उस इंसान की मौजूदगी में उलझी रहे और त्रिलोक खुद को बचा रहे। बिरजू काका को भी हर नए आदमी को फंसाने के बदले कुछ रकम मिलती थी। यही उसका असली धंधा था। दिनेश का खून खौल उठा, मगर साथ ही एक ठंडा डर भी उसकी रगों में दौड़ गया। पिछले कई गार्ड कहाँ गए ये किसी ने नहीं बताया था। उस रात दिनेश भारी मन से स्टेशन पहुंचा। त्रिलोकनाथ हमेशा की तरह केबिन में बैठे थे, मगर आज उनकी आंखों में एक अलग ही बेचैनी थी, जैसे उन्हें एहसास हो गया हो कि दिनेश को सच्चाई पता चल चुकी है। साहब, दिनेश ने सीधे पूछा, आवाज में गुस्सा और डर दोनों घुले थे।
राधा आपकी बीवी, आपने ही उसे मारा था ना? त्रिलोकनाथ का चेहरा पत्थर सा हो गया। कुछ देर वो खामोश बैठे रहे, फिर धीरे धीरे बोले, तु, तु, तुम्हें तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे ये पूछने का। तुम्हें पैसे मिलते हैं, बस काम करो और चुप रहो। मगर आप हर बार किसी बेगुनाह को यहाँ फंसाते हो। पिछले कार्ड कहाँ गए साहब, बताइए। त्रिलोकनाथ की आंखों में आंसू आ गए, मगर उनमें पछतावा कम, खौफ ज्यादा था। मैं मजबूर हूँ दिनेश। अगर कोई बाहर मौजूद ना रहे तो वो सीधे मेरे पास आती है। 13 साल हो गए हैं मुझे ये सज़ा भुगतते हुए। जो कार्ड नहीं टिक पाए वो या तो भाग गए या। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। तभी बाहर से वो गुनगुनाहट शुरू हो गई, मगर आज वो पहले से कई ज्यादा तेज थे, जैसे गुस्से में हो। खिड़कियों के शीशे कांपने लगे। लालटेन की लौ अचानक बुझने को हुई, फिर भड़क उठे। दिनेश ने बाहर झांका। साया अब सीधा केबिन की तरफ बढ़ रहा था, तेजी से, जैसे उसे पता चल गया हो कि आज राज खुल गया है। सफ़ेद साड़े हवा में उड़ रहे थे, मगर कोई हवा ही नहीं चल रहे थे। उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। त्रिलोकनाथ चीखें, दरवाज़ा बंद करो जल्दी। दिनेश ने दरवाज़ा भिड़ा दिया, मगर वो साया दीवारों से होकर गुजरने लगा, जैसे दीवारें सिर्फ धुआं हो। केबिन के अंदर तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। लालटेन की लौ नीली पड़ गई। त्रिलोकनाथ कोने में सिमट गए, हाथ जोड़कर बुदबुदाने लगे। राधा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मगर राधा की रूह अब सिर्फ त्रिलोक की तरफ नहीं, दिनेश की भी भी मुड़ी। घूंघट हटा और दिनेश ने पहली बार उसका चेहरा देखा। जवान, खूबसूरत, मगर आधा चला हुआ, आंखों में सदियों का दर्द और गुस्सा भरा हुआ। उसकी आवाज़ गूंजी, मगर होंठ नहीं हिले, जैसे वो आवाज़ सीधे दिमाग में उतर रही हो। तुम भी उसी की तरह हो, लालच में आ गए, मगर तुम्हारी नीयत साफ है, तुम सच जानने की कोशिश करते हो। दिनेश थर थर कांप रहा था, मगर हिम्मत जुटाकर बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था, मैं तो बस अपने बच्चों के लिए। राधा की परछाई कुछ पल के लिए ठहर गई, जैसे उसके अंदर की माँ जाग उठी हो। उसने त्रिलोक की तरफ देखा, फिर दिनेश की तरफ। जाओ, निकल जाए यहाँ से। आज की रात के बाद कभी लौट कर मत आना, ये मेरा और इसका हिसाब है। दिनेश ने एक पल गवाए बगैर दरवाज़ा खोला और बाहर की तरफ भागा। पीछे से त्रिलोकनाथ की दर्दनाक चीखें गूंजती रही, इतनी भयानक कि दिनेश के कानों में वो आवाज़ें हफ्तों तक गूंजती रही। स्टेशन के बाहर निकलते निकलते उसने पीछे मुड़कर देखा। केबिन की लालटेन अचानक बुझ गई और पूरा स्टेशन एक गहरे सन्नाटे में डूब गया। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। स्टेशन मास्टर त्रिलोकनाथ अपने केबिन में मृत पाए गए, मगर उनके शरीर पर कोई जख्म नहीं था। बस चेहरे पर एक ऐसा खौफ जमा हुआ था, जैसे किसी ने आखिरी पल में सबसे डरावनी चीज़ देखी हो। पुलिस आई, जांच हुई, मगर कुछ समझ नहीं आया। रिपोर्ट में लिख दिया, दिल का दौरा। दिनेश ने किसी को कुछ नहीं बताया, ना कमला को, ना गांव वालों को। बस इतना जाना कि पैसों की भूख इंसान को कैसे कैसे रास्तों पर ले जाती है, और कुछ राज ऐसे होते हैं जो कब्र में ले जाने ही बेहतर होते हैं। बिरजू काका उस दिन के बाद गांव से गायब हो गए। कहते हैं वो किसी और गांव में जा बसे, जहां शायद कोई और स्टेशन, कोई और मजबूर आदमी उनका इंतज़ार कर रहा है। रेलवे स्टेशन कुछ सालों बाद पूरी तरह बंद कर दिया गया। नई लाइन कहीं और बिछा दी गई। पुरानी पटरियों पर अब घास उगाई है।
केबिन की छत गिर चुकी है, मगर गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि अमावस की रातों में जब हवा बिल्कुल थम जाती है, वहाँ से एक धीमी गुनगुनाहट सुनाई देती है, एक माँ की जो आज भी शायद अपने अधूरे बच्चे को ढूंढ रही है, या फिर सिर्फ अपने उस दर्द को दोहरा रही है जो कभी किसी ने सुना ही नहीं। राधा एक मामूली गांव की लड़की थी, हंसमुख, मेहनती और अपने घर परिवार से बेइंतहा मोहब्बत करने वाली। जब त्रिलोकनाथ शहर से नए स्टेशन मास्टर बनकर आया तो उसकी सादगी और मासूमियत ने त्रिलोक का दिल जीत लिया। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई, पूरे गांव ने दुआएं दी। शुरुआती 2-3 साल बहुत खूबसूरत गुजरे। राधा त्रिलोकनाथ के साथ रोज केबिन में खाना लेकर आ जाती। दोनों प्लेटफॉर्म पर बैठकर आती जाती गाड़ियां देखते हैं, भविष्य के सपने बुनते हैं। मगर वक्त के साथ त्रिलोक शहर के दौरों पर ज्यादा जाने लगा और वहीं उसकी मुलाकात एक शहरी औरत से हुई जिसके ग्लैमर और पैसे ने उसकी नीयत बदल दी। राधा को शक होने लगा, फिर यकीन, जब उसे पता चला कि वो 7वें महीने की गर्भवती है तो उसने सोचा कि शायद ये खबर सुनकर त्रिलोक वापस उसकी तरफ लौट आएगा। मगर जिस रात उसने ये खुशखबरी देने के लिए स्टेशन जाने की ठानी, उसी रात त्रिलोक अपने उस शहरी प्रेमिका को लेकर आखिरी ट्रेन से भागने की तैयारी में था, हमेशा के लिए राधा को छोड़कर। राधा ने जब यह मंजर देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने गिड़गिड़ाकर पूछा, मुझे और अपने आने वाले बच्चे को छोड़कर जा रहे हो? त्रिलोक ने गुस्से में शर्मिंदगी छुपाने के लिए उसे धक्का दे दिया। संतुलन बिगड़ने से राधा पटरी पर जा गिरी। ठीक उसी वक्त जब दूर से आती मालगाड़ी की सीटी गूंजी। त्रिलोक चाहकर भी उसे बचा नहीं पाया, या शायद बचाने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसे अपनी नई जिंदगी की खींच ज्यादा भारी लगी। राधा और उसके अधूरे बच्चे की वहीं मौत हो गई। त्रिलोक ने अपनी प्रेमिका को उसी रात वापस शहर भेज दिया और खुद पुलिस को झूठी कहानी सुना दी कि राधा को धोखे का सदमा लगा था, इसलिए उसने खुद जान दे दी। गांव वालों ने कभी उस पर शक नहीं किया, मगर राधा की रूह को सबने देखा था। अपने पति का धोखा, अपनी मौत का सच और अपने बच्चे का खो जाना। उसी रात से वो स्टेशन पर भटकने लगी। हर रात उसी वक्त जब हादसा हुआ था, वही गीत गुनगुनाते जो कभी त्रिलोक के लिए गाया करते थे। मगर अब उस गीत में मोहब्बत नहीं, सिर्फ दर्द और इंतकाम की गूंज थे। त्रिलोकनाथ 13 साल तक इस अजाब को झेलता रहा। हर रात किसी बेगुनाह मजदूर या बेरोजगार आदमी को अपने और राधा की रूह के बीच ढाल की तरह खड़ा करता रहा, ये जानते हुए कि ये कितना बड़ा गुनाह है। मगर आखिरकार जिस रात राधा को पूरा सच पता चला कि उसका पति आज भी उसी झूठ के सहारे जी रहा है, उसी रात उसका सब्र टूट गया और उसने अपने पति से वो हिसाब ले लिया जो 13 साल से बाकी था। कहते हैं सच्चा प्यार जब धोखे में बदलता है तो वो सबसे गहरा जख्म देता है, इतना गहरा कि मौत भी उसे मिटा नहीं पाती। राधा की रूह आज भी शायद उस स्टेशन के आसपास कहीं भटकती होगी, अपने उस मासूम बच्चे की तलाश में जो कभी दुनिया में आ ही नहीं पाया, और उस मोहब्बत की तलाश में जो कभी सच्ची ही नहीं थे। गांव के बूढ़े आज भी अपने पोते पोतियों को हिदायत देते हैं, रात के वक्त पुराने स्टेशन की तरफ मत जाना, वहाँ आज भी कोई इंतज़ार में है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ये बात बहुत पुरानी है।
इतनी पुरानी कि गांव के बूढ़े भी जब सुनाते हैं तो पहले एक लंबी सांस लेते हैं, फिर आसमान की तरफ देखते हैं जैसे किसी को याद कर रहे हों जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये कहानी है मनोहर की। मनोहर 23 साल का था जब उसने अपना घर छोड़ा। माँ बाप की मौत के बाद गांव में उसका कुछ नहीं बचा था। खेत पहले ही कर्ज में गिरवी रखे जा चुके थे और जब बाप गुजरा तो साहूकार ने घर पर भी हक जता दिया। मनोहर के पास सिर्फ एक पोटली बची थी जिसमें एक फटी हुई चादर, माँ की एक पुरानी साड़ी का टुकड़ा और बाप की टूटी हुई लाठी थे। उस दिन वो घर की दहलीज पर आखिरी बार बैठा, दीवारों को देखा जिन पर उसका बचपन बीता था, फिर उठा और चल पड़ा बिना किसी मंजिल के। उसके बाद के 2 साल एक धुंधले सपने की तरह थे। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे, कभी किसी खलिहान में मजदूरी मिल जाती, कभी किसी मंदिर की सीढ़ियों पर भूखा सोना पड़ता। लोग उसे देखकर दरवाजे बंद कर लेते हैं। एक अनजान मैला कुचैला आदमी किसी को अच्छा नहीं लगता। मनोहर को इस बात की आदत हो गई थी। उसने रोना भी छोड़ दिया था क्योंकि आंसू भी अब उसका साथ छोड़ चुके थे। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान का रंग खून जैसा लाल हो चला था, मनोहर एक कच्ची सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठा था। पैरों में छाले पड़ गए थे, पेट में 3 दिन से कुछ नहीं गया था। उसकी आंखें आधी बंद थी, जैसे बदन ने हार मान ली हो और अब बस रूह बाकी रह गई हो। तभी दूर से बैलगाड़ियों के घंटियों की आवाज आई, खटखट। पहियों की आवाज धूल भरी सड़क पर गूंज रही थी। बैलगाड़ी करीब आई तो उस पर बैठा बूढ़ा आदमी रुक गया। पता नहीं क्यों रुका, शायद उस लड़के की हालत देखकर या शायद तकदीर ने उसे रोक दिया था। बूढ़े ने बैलों की रास खींची और पूछा, कहाँ के हो? मनोहर के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो कहीं का नहीं था, ना इस गांव का ना उस गांव का, ना कोई घर था ना कोई अपना। उसने मुंह खोला, कुछ कहना चाहा पर गला रूंध गया और तभी ना जाने कितने महीनों के बाद उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो चुपचाप रोने लगा बिना आवाज के, जैसे कोई सूखी नदी अचानक बरस पड़ी हो। बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी नरमी आई। उसने कुछ देर मनोहर को देखा, फिर बोला, मर्द रोते नहीं, पीछे बैठ जा, चलो मेरे घर, तुम्हें खाने की जरूरत है। मनोहर की भूख कितनी शिद्दत की थी कि वो मना ही नहीं कर पाया। वो उठा और बैलगाड़ी में पीछे जाकर बैठ गया। गाड़ी फिर से चल पड़ी, खटखट, धूल उड़ाती हुई शाम के अंधेरे में। कुछ देर बाद बैलगाड़ी एक छोटे से मिट्टी के घर के बाहर रुकी। फूस की छत, कच्ची दीवारें और घर के आगे एक नीम का पुराना पेड़ जिसकी शाखें ऐसी झुकी हुई थीं जैसे घर को गले लगा रही हों। बूढ़ा आदमी मनोहर को अंदर ले गया। घर के अंदर एक चूल्हा था, 2-4 बर्तन, एक चारपाई और एक कोने में पुराने कपड़ों का ढेर। बूढ़े ने अपना नाम गिरधारी बताया और बिना ज्यादा बात किए मनोहर को खाना परोस दिया। बाजरे की रोटी और थोड़ी सी दाल। मनोहर ने ऐसे खाया जैसे बरसों का भूखा हो। खाना खत्म होने के बाद गिरधारी काका ने बताया कि वो अब बूढ़ा हो चुका है। उसकी हड्डियों में अब पहले जैसी जान नहीं रही। बैलगाड़ी चलाना, गांव-गांव सामान पहुंचाना, ये सब अब उससे नहीं होता। वो चाहता है कि मनोहर उसकी बैलगाड़ी चलाए। जो पैसा मिलेगा उसमें से कुछ खुद रखे, बाकी उसे दे दे और मनोहर यहीं रह सकता है, यहीं खाना खा सकता है, जैसे ये उसका अपना ही घर हो। ये सुनकर मनोहर की आंखें फिर भर आई।
इतने महीनों के बाद किसी ने उसे कुछ अपनापन दिया था। उसने सिर झुका लिया। गिरधारी काका ने उसकी तरफ देखा, फिर वही बात दोहराई। कहा ना, मर्द रोते नहीं। उस रात मनोहर ने चारपाई के नीचे बिछी एक पुरानी दरी पर सोया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सी शांति थी उस घर में, इतनी गहरी कि कभी कभी खामोशी भी डरावने लगने लगती है। बाहर नीम के पेड़ की पत्तियां हवा में सरसरा रही थी और दूर कहीं एक उल्लू बोल रहा था। मनोहर ने आंखें बंद की और सो गया। बरसों बाद चैन की नींद। अगली सुबह गिरधारी काका ने उसे बैलगाड़ी की रास पकड़ाना सिखाया। बैलों के नाम बताएं। एक का नाम भोला था, दूसरे का नाम काला। मनोहर ने जल्दी सीख लिया, क्योंकि उसके अंदर अब एक वजह थी सीखने की। इस घर में इस बूढ़े आदमी के पास टिके रहने की वजह। हफ्ते गुजरे, फिर महीने। मनोहर सुबह उठकर बैलगाड़ी लेकर पास के कस्बों में सामान पहुंचाता। कभी अनाज, कभी मिट्टी के बर्तन, कभी लकड़ी। शाम को वापस आता तो गिरधारी काका दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा होता, जैसे कोई बाप अपने बेटे का इंतजार करता है। धीरे धीरे मनोहर के अंदर का सूनापन भरने लगा। वो अब पहले जैसा टूटा हुआ आदमी नहीं रहा था। रात को खाना खाते वक्त गिरधारी काका उसे पुरानी कहानियां सुनाता, कभी अपने जवानी के दिनों की, कभी गांव के किस्सों की। मनोहर हंसता, कभी कभी सवाल भी पूछता और उसे लगता जैसे उसे एक नया बाप मिल गया हो। लेकिन इस सुकून के बीच कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मनोहर को कभी कभी खटकती थीं। जैसे गिरधारी काका को उसने कभी रात का खाना खाते नहीं देखा। वो हमेशा कहता, तू खा ले बेटा, मेरा पेट भरा है। या फिर दिए की रोशनी में जब काका दीवार के पास बैठता तो उसका साया अजीब तरह से लंबा और टेढ़ा हो जाता, इतना कि मनोहर को कभी कभी नजरें फेरनी पड़ती। और सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी मनोहर के पास गांव के सामान पहुंचाने जाता और किसी से गिरधारी काका का नाम लेता, लोग चुप हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं देता, बस एक अजीब सी नज़र से देखते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। मनोहर ने इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। शायद गांव वाले बूढ़े आदमी से नाराज़ हों, या शायद कोई पुराना झगड़ा हो। उसने ये सोचकर बात टाल दी और उसे कोई लेना देना नहीं था। उसे तो बस एक घर मिला था, एक अपनापन मिला था, और इतना ही काफ़ी था। ऐसे ही करीब 8 महीने गुजर गए। मनोहर अब बैलगाड़ी चलाने में माहिर हो गया था। उसने कुछ पैसे भी जोड़ लिए थे, जिन्हें वो एक मिट्टी के घड़े में छिपा कर रखता। उसे लगने लगा कि शायद अब उसकी ज़िंदगी संवर गई है, कि तकदीर ने आखिरकार उस पर मेहरबानी की है। एक दिन पास के कस्बे में मेला लगा था। गिरधारी काका ने कहा कि वो थका हुआ है, घर पर रहेगा। मनोहर अकेले जाकर सामान बेच आए और कुछ राशन भी ले आए। मनोहर बैलगाड़ी लेकर मेले की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसका दिल हल्का था। सीटी बजाते हुए वो जा रहा था। मेले में पहुंचकर उसने अपना सामान बेचा, कुछ राशन खरीदा और फिर एक चाय की दुकान पर बैठ गया, थोड़ा सुस्ताने के लिए। दुकान पर एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा था, इतना बूढ़ा कि उसकी चमड़ी हड्डियों से चिपकी हुई लग रही थी। उसने मनोहर को देखा और पूछा, तो वही लड़का है ना जो गिरधारी काका के यहाँ रहता है? मनोहर ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। उसे अच्छा लगा कि कोई उसे और काका को एक साथ जानता है। बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ उतर आया। उसने अपनी चाय की प्याली नीचे रख दी और धीमी आवाज में बोला, बेटा तुझे नहीं पता क्या,
क्या क्या नहीं पता?" मनोहर ने पूछा। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। बूढ़े ने इधर उधर देखा, जैसे यकीन कर रहा हो कि कोई और सुन तो नहीं रहा। फिर बोला, "गिरधारी, वो तो बरसों पहले मर चुका है बेटा। कोई 7-8 साल हो गए। उसका घर जल गया था। बैलगाड़ी दुर्घटना में उसकी घरवाली भी चल बसे थे। उसके बाद वो अकेला रह गया था और एक रात वो भी नहीं रहा। पूरे गांव को पता है ये बात। कोई उसका नाम नहीं लेता, क्योंकि जो भी उस पुराने रास्ते की तरफ जाता है जहां उसका घर हुआ करता था, वो..." बूढ़ा रुक गया, जैसे आगे कहने की हिम्मत ना हो। वो क्या?" मनोहर की आवाज कांप रहे थे। "जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता, या फिर वापस आता है तो पहले जैसा नहीं रहता।" मनोहर वहां से उठा और लगभग भागते हुए अपनी बैलगाड़ी की तरफ गया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। ये कैसे मुमकिन है? वो पिछले 8 महीनों से गिरधारी काका के साथ रह रहा था। उसने उसके साथ खाना खाया था, बातें की थी, हंसा था। ये सब कोई सपना तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर उसके जहन में वो छोटी छोटी बातें कौंधने लगी। काका का कभी कभी रात का खाना ना खाना, उसका अजीब लंबा साया, गांव वालों की खामोशी। मनोहर के हाथ कांपने लगे। उसने बैलगाड़ी की रास पकड़ी और उस रास्ते की तरफ मोड़ दी जहां से वो हर रोज आता जाता था। सूरज ढल चुका था। रास्ता सुनसान था। बस बैलों के पैरों की आवाज और मनोहर की तेज धड़कनें। हवा अचानक ठंडी हो गई थी और पेड़ों की टहनियां ऐसी हिल रही थी जैसे कोई उन्हें हिला रहा हो बिना किसी हवा के। मनोहर को वो जगह याद आ गई, वही पत्थर जहां 8 महीने पहले वो थका हारा बैठा था, जहां पहली बार गिरधारी काका ने उससे पूछा था, "कहाँ के हो?" वो पत्थर अब भी वहीं था, लेकिन इस बार उसे देखकर मनोहर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि पत्थर के इर्द गिर्द की घास सूखी हुई थी, ऐसे जैसे वहां बरसों से कोई जिंदा चीज उगी ही ना हो। मनोहर ने बैलगाड़ी रोकी नहीं, वो घर की तरफ बढ़ता रहा, दिल में एक अजीब सी हिम्मत और एक अजीब सा खौफ लिए हुए। उसे जवाब चाहिए था। घर के पास पहुंचकर उसने देखा, नीम का पेड़, फूस की छत, वो मिट्टी की दीवारें, सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा से था। और दरवाजे पर दिए की मध्यम रोशनी में गिरधारी काका बैठा था, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मनोहर बैलगाड़ी से उतरा। उसके पैर कांप रहे थे, पर वो चलकर काका के सामने खड़ा हो गया। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही। फिर मनोहर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, "काका, सच बताओ, आप कौन हो?" गिरधारी काका ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई हैरानी भी नहीं, बस एक गहरी, बहुत गहरी उदासी थी, जो शायद बरसों से वही जमी हुई थी। उसने धीरे से कहा, "बैठ जा मनोहर, अब वक्त आ गया है तुझे सब बताने का।" मनोहर धीरे धीरे नीचे बैठ गया, जमीन पर, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन पत्थर पर बैठा था। गिरधारी काका ने बताना शुरू किया। उसने कहा कि जो कुछ मनोहर ने सुना वो सच है। वो बरसों पहले मर चुका है। उसका घर जल गया था। उसकी घरवाली एक बैलगाड़ी हादसे में चल बसी थे और उसके बाद वो अकेला रह गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनोहर रह गया था। उसके पास भी ना घर था, ना कोई अपना। वो भी गांव गांव भटकता था, भूखा प्यासा टूटा हुआ। और एक रात ठीक वैसे ही जैसे मनोहर एक पत्थर पर बैठा था, गिरधारी भी किसी और के हाथों बचाया गया था। किसी और बूढ़े आदमी ने किसी और बैलगाड़ी में उसे अपने घर ले जाकर सहारा दिया था।
ये एक तरह का रिवाज है, गिरधारी काका ने कहा। उसकी आवाज़ बहुत धीमी और भारी थी। जो अकेला भटकता है उसका कोई नहीं होता, उसे कोई ना कोई सहारा देता है। ये सहारा असली भी लगता है, सच्चा भी। मैंने तुझे जो खाना दिया, जो प्यार दिया, वो झूठ नहीं था। मुझे तुझसे लगाव हो गया था बेटा। तू तो मेरा अपना बेटा है। मनोहर की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर काका ये सब है क्या? गिरधारी काका ने एक लंबी सांस ली, जो सांस जैसी लगी तो थी पर उसमें कोई गर्माहट नहीं थे। ये एक चक्र है मनोहर, जिसे कभी किसी ने सहारा दिया था, उसे भी एक दिन किसी और को सहारा देना पड़ता है। जब तक कोई नया अकेला इंसान न मिल जाए तब तक हम इस दुनिया और उस दुनिया के बीच अकेले अटके रहते हैं। मैंने तुझे इसलिए रोका था उस दिन क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए थी, और अब तुझे मिल गया एक घर, एक सहारा, तो मेरा काम भी पूरा हुआ। तो अब? मनोहर ने कांपती आवाज में पूछा। अब मैं जाऊंगा और तुझे किसी और का इंतजार करना होगा, किसी और भटकते हुए अकेले इंसान का, जिसे तू सहारा देगा, तभी तुझे भी मुक्ति मिलेगी। मनोहर के अंदर एक ठंडी लहर दौड़ गई। नहीं काका, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं यहीं रहूंगा आपके साथ, आप मत जाओ। गिरधारी काका ने उसकी तरफ देखा और पहली बार मनोहर को उसकी आंखों में कुछ नमी नजर आई, पर काका ने अपना सिर हिलाया। ये मेरे हाथ में नहीं है बेटा, ये किसी के हाथ में नहीं है। जो तकदीर लिखी जा चुकी है वो बदलती नहीं। उसने आगे बढ़कर मनोहर के सिर पर हाथ रखा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, इतना ठंडा कि मनोहर का पूरा बदन सिहर उठा। तूने मुझे बहुत सुकून दिया मनोहर। इन 8 महीनों में मैंने फिर से महसूस किया कि एक घर कैसा होता है, एक बेटा कैसा होता है। शुक्रिया। मनोहर की आंखों से आंसू बहने लगे, बेतहाशा, बिना रुके। और तभी गिरधारी काका ने आखिरी बार वही बात कही, लेकिन इस बार उसकी आवाज में कोई सख्ती नहीं थी, बस एक गहरा प्यार था। मर्द रोते नहीं बेटा, पर आज रो ले। आज की रात, बस आज की रात रो ले। और फिर दिए की लौ अचानक तेज हुई। एक पल के लिए पूरा कमरा रोशन हो गया, और जब मनोहर ने आंखें खोली, गिरधारी काका वहां नहीं था। ना वो, ना उसकी परछाई, ना उसकी कोई निशानी। बस एक खाली जगह थी जहां वो बैठा करता था। मनोहर उस रात सो नहीं पाया। वो सारी रात उसी जगह बैठा रहा जहां काका बैठा रहता था। अपने आंसू पोंछता रहा, अपनी सांसों को गिनता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो उसने देखा कि घर की दीवारों में दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। फूस की छत का एक हिस्सा गिर चुका था, जैसे घर भी अपने मालिक के साथ धीरे धीरे मर रहा हो। मनोहर ने बैलों को देखा, भोला और काला। वो भी वहीं खड़े थे, शांत, जैसे उन्हें भी पता हो कि क्या हुआ है। अगले कुछ दिनों में मनोहर ने खुद को संभाला। उसके पास अब कोई चारा नहीं था। वो घर जो कभी उसका सहारा था, अब धीरे धीरे खंडहर बनता जा रहा था। उसने वही किया जो गिरधारी काका ने उससे कहा था। उसने बैलगाड़ी संभाली, सामान ढोना जारी रखा और अपने अंदर के दर्द को दबाकर काम में लगा रहा। महीने गुजरे, फिर साल। मनोहर ने कभी शादी नहीं की, कभी किसी से ज्यादा घुला मिला भी नहीं। वो बस अपने काम में लगा रहा, बैलगाड़ी चलाता रहा, गांव-गांव सामान पहुंचाता रहा। लोग उसे मनोहर काका कहने लगे थे, हालांकि वो अभी बूढ़ा नहीं हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी हमेशा के लिए बस गई थी। ऐसी उदासी जो सिर्फ उन लोगों की आंखों में होती है जिन्होंने बहुत गहरा खोया हो। बरसों बीत गए। मनोहर अब बूढ़ा हो चला था, वाकई में बूढ़ा। उसके बाल सफ़ेद हो गए थे,
कमर थोड़ी झुक गए थे और हाथों में वो पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। बैलगाड़ी चलाना अब उसके लिए मुश्किल हो गया था। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान का रंग खून जैसा लाल हो चला था, मनोहर अपनी बैलगाड़ी लेकर एक कच्ची सड़क से गुजर रहा था। उसे बहुत सालों बाद वो पुरानी बेचैनी फिर से महसूस होने लगी, वही जो उसे गिरधारी काका के जाने के बाद हुए थे। उसे पता था कि उसका वक्त नज़दीक आ रहा है, वो वक्त जिसका जिक्र काका ने किया था। तभी उसने सड़क के किनारे एक पत्थर पर एक नौजवान को बैठा देखा। मैले कुचैले कपड़े, थका हुआ चेहरा, आंखों में वही सोनापन जो कभी मनोहर की आंखों में था। नौजवान का बदन इतना कमज़ोर लग रहा था जैसे कई दिनों से उसने कुछ खाया ना हो। मनोहर की बैलगाड़ी अपने आप धीमी हो गई, जैसे उसके बैल भी जानते हों कि क्या करना है। मनोहर ने रास खींची, गाड़ी रोकी और उस नौजवान की तरफ देखा। उसका दिल भारी हो गया क्योंकि वो जानता था कि अब आगे क्या होने वाला है। उसने पूछा, कहाँ गए हो? नौजवान ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में वही खालीपन था जो मनोहर की आंखों में कभी हुआ करता था। वो कुछ बोल ना सका, उसका गला रूंध गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मनोहर ने उसे देखा और उसके अंदर कहीं गहरे में गिरधारी काका की आवाज़ गूंज उठी। उसकी अपनी आवाज़ भारी हो गई, लेकिन उसने वही अल्फाज दोहराए जो उससे कभी कहे गए थे। मर्द रोते नहीं, पीछे बैठ जा, चलो मेरे घर, तुम्हें खाने की ज़रूरत है। नौजवान अपनी भूख के आगे मजबूर उठा और बैलगाड़ी में पीछे जाकर बैठ गया। गाड़ी फिर से चल पड़ी, खटखट धूल उड़ाती हुई शाम के अंधेरे में उसी रास्ते पर, उसी मंजिल की तरफ जहां एक मिट्टी का घर, फूस की छत और एक नीम का पेड़ इंतजार कर रहे थे। और मनोहर की आंखों से बहते आंसुओं में, चांद की मध्यम रोशनी में अगर कोई गौर से देखता तो पाता कि उसका साया बैलगाड़ी की सीट पर बहुत लंबा और थोड़ा टेढ़ा पड़ रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे कभी गिरधारी काका का हुआ करता था। गांव में आज भी बूढ़े लोग कहते हैं कि अगर तुम कभी किसी सुनसान कच्ची सड़क पर अकेले, थके हारे, भूखे बैठे हो और कोई पुरानी बैलगाड़ी तुम्हारे पास आकर रुके और कोई तुमसे पूछे कहाँ के हो, तो जवाब मत देना, बस उठकर चल पड़ना, क्योंकि भूख और तन्हाई इंसान से वो सब करवा देती है जो शायद उसे नहीं करना चाहिए। और अगर तुम कभी वो सवाल सुनकर भी ना रुके, वहीं बैठे रहे, तो हो सकता है कोई और तुम्हारी जगह ले जाए, कोई और भूखा, कोई और अकेला, क्योंकि ये चक्र कभी नहीं टूटता। सहारा, प्यार, अपनापन, ये सब सच्चे होते हैं, पर इनकी एक कीमत भी होती है और वो कीमत कभी कभी बहुत बहुत भारी होती है। मनोहर आज भी उस रास्ते पर कहीं है, अपनी बैलगाड़ी लिए किसी अकेले भटकते हुए इंसान के इंतज़ार में। और शायद बरसों बाद वो नौजवान भी अपनी बैलगाड़ी लेकर और भटकते हुए इंसान से यही सवाल पूछेगा, कहाँ के हो? क्योंकि तन्हाई कभी ख़त्म नहीं होती, वो बस रूप बदल लेती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।